हेलो एवरीवन। तो हम आगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ में फोर्थ लेक्चर होगा एसएल का। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, मतलब इसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं वो काफ़ी अच्छे रहेंगे आपके। ठीक है। तो इस लेक्चर में हमको क्या देखने को मिलेगा सॉरी। इस लेक्चर में जो फॉर्मूला लगेंगे हमारे पास वो ये लगेगा। हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है कितना फोर्स लगता है किसी चार्ज पे, किसी टेस्ट चार्ज पे, अपॉन उस टेस्ट चार्ज का वैल्यू। कंडीशन क्या है कि टेस्ट चार्ज की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ऑलमोस्ट इक्वल्स टू जीरो। अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज बोलूँ तो ई इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू। ठीक है, ये हमको पता है। इसी से हमारे ये ई इक्वल्स टू, ठीक है, इसी से हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया एफ इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इधर भेज दूंगा, एफ इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। तो आज का जो एक्सरसाइज होगी वो सॉरी इसी पे बेस्ड होगी कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, किसी क्यू चार्ज को अगर मैं रखता हूँ तो उस पर एक फोर्स लगता है किस डायरेक्शन में। अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में तो इधर फोर्स लगेगा इस पर। और अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यहाँ फोर्स लगेगा। और ये फोर्स कितना होगा, जो भी इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे रखा हुआ है, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इनटू वो जो चार्ज की जो वैल्यू है क्यू, क्यू ई। इधर भी कितना लगेगा फोर्स, क्यू इंटू ई। ठीक है, जो भी, अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हर जगह एक जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये जो ई मेरे को जो भी दे रखा होगा उससे काम चल जाएगा। बट अगर मान लो तो यहाँ पे फोर्स भी कैसा होगा, यूनिफॉर्म। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो फोर्स भी क्या होगा, यूनिफॉर्म, क्योंकि चार्ज भी कांस्टेंट है, बार बार चार्ज थोड़ी चेंज हो रहा होगा। ये क्यू की वैल्यू बार बार चेंज नहीं हो रही है और ई की वैल्यू भी चेंज नहीं हो रही है आप किसी भी पोजीशन में हो, क्योंकि ये कैसी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम लेक्चर्स पढ़ चुके हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है। मैंने आपको बताया था, अगर कोई इन्फिनाइट लार्ज शीट ले लो, पॉजिटिव चार्ज, या तो ऐसा बना लो या दो शीट्स भी लगा सकते हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, उसके बीच में भी अगर सिर्फ एक सिंगल शीट रखी होगी, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज की, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है इधर, तो हमने आर डिस्टेंस दूर पढ़ा था, तो होता था अगर इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बट अगर मान लो ये दो ये इसका सिग्मा है और इसका माइनस सिग्मा है क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तब रहता है जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है, और अकेली शीट है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, यानी इसमें हर पॉइंट पे सेम होगा। तो चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, फोर्स हमेशा क्यू इंटू ई लगता है कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज प्रेजेंट हो। तो हमारा आज का लेक्चर इसी पे बेस्ड होगा। ठीक है, तो मैंने थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया लेक्चर के, मतलब न्यूमेरिकल्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ मेरा तो कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी ई निकालना है, टू जस्ट सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप ऑफ मास 10 की पावर -3 kg एंड हैविंग चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज है, और 1 मिलीग्राम का 1 मिली केजी का 1 मिलीग्राम का हमारे पास क्या है, मिली केजी का हमारे पास क्या है, एक मास है, वाटर ड्रॉप है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या बोल रहा है, एक पानी का ड्रॉप है ये, ठीक है, और ये चार्ज और है, ठीक है, इसको चार्ज भी कर दिया हमने, इसको चार्ज कर दिया हमने, ठीक है। चलो ये चार्ज है, और कितना चार्ज है इसके पास, कुछ क्यू चार्ज है, और इसके पास हर चीज के पास चार्ज, हर मैटर के पास चार्ज भी होगा और मास भी होगा तो मास की वजह से इस पर एक फोर्स लग रहा होगा mg, ठीक है। कितना मास दे रखा है इसका, तो इसका मास दे रखा है 10 की पावर -3 kg, ठीक है, ये दे रखा है। और Q कितना दे रखा है, इलेक्ट्रॉन जितना दे रखा था इतना इस पे चार्ज दे रखा है। अब चार्ज छोड़ दो, मास की वजह से नीचे की तरफ गिरेगा और ये नीचे गिरने लगेगा, बट जादू हो रहा है। क्या जादू हो रहा है कि ये गिर नहीं रहा, ये सस्पेंडेड है। सस्पेंडेड क्यों है, कोई भी चीज कब सस्पेंडेड हो सकती है, जब उस पर नेट फोर्स जीरो, ये हिल नहीं रहा है क्योंकि इस पर नेट फोर्स जीरो, यानी इस पर एक ऊपर भी एक फोर्स लग रहा होगा। ऊपर फोर्स क्यों लग रहा होगा, कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, किस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ, ऐसी, इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। और क्योंकि इसके पास चार्ज है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है,
कैसे बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड? यहाँ कोई पॉजिटिव शीट होगी, ठीक है, ऊपर नेगेटिव शीट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है। अगर नेगेटिव शीट होगी, ध्यान रखो, सिर्फ एक पॉजिटिव शीट हो तब तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो लास्ट लेक्चर मैंने कराया था उसमें बताया थे मैंने ये, ठीक है, जो लास्ट लेक्चर है पूरे चैप्टर का 14th लेक्चर है, उसमें हमने ये सब बता रखा है, ठीक है। वो देखिए, ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रहे तो उतना ही फायदा रहता है, ताकि आप उसको रिलेट कर सकते हो। अब इसमें कहीं इसका यूज नहीं है, बट मैंने ऐसे ही बता दिया। अब यहाँ पे इस चार्ज पे एक फोर्स भी लगेगा और वो फोर्स कितना लगेगा? Q इंटू ई। किस डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इसीलिए सस्पेंडेड है। यानी इस पे ये दोनों फोर्स, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, इसको बैलेंस कर रखा है, इक्विलिब्रियम में। यानी क्यू ई किसके बराबर होगा? mg के। और आपको क्या निकालना है? ई की वैल्यू निकालना है। तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? mg अपॉन क्यू। अब आपको सब चीज़ दे रखा है, m की वैल्यू भी दे रखा है, g की वैल्यू आप जानते ही हो, ठीक है, 10 ले लो आप, और q की वैल्यू। अब ये सॉल्व कर दो। देखो अब इस एक्सरसाइज में थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स में आपको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होगी, और मैं आपको टाइम नहीं वेस्ट करूंगा कैलकुलेशन में, आप खुद सॉल्व कर दोगे। देखो m भी दे रखा है, g भी दे रखा है, g की वैल्यू ये होगी और q की वैल्यू होगी, पुट कर देना, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। mg बाई क्यू आ गया, और ये आपने mg और ये q कर दिया आपने। चलो नेक्स्ट, कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस an oil drop carrying 10 electrons when located between the plates of capacitor which are 5 mm apart. The mass of the oil drop is this. चलो ठीक है, मास कितना है? 3 × 10⁻⁻16, ठीक है, ओके। अब देखो अभी मैंने आपको बताया था ना, एक पॉजिटिव शीट और एक नेगेटिव शीट मिला के क्या बनाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे दो शीट्स रखी हुई है, मान लो ऐसे एक शीट रखी हुई है, एक ऊपर की तरफ, आजकल थोड़ा पेन थोड़ा सही नहीं चल रहा है इसलिए थोड़ा, और एक नीचे की तरफ, ठीक है। अभी इनका चार्ज मुझे नहीं पता कि इस शीट पे क्या चार्ज है, इस शीट पे क्या चार्ज है। यहाँ पे एक क्या रखा है? एक वाटर ड्रॉप रखा है, शायद ऑयल ड्रॉप है, ठीक है। व्हाट कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप कैरिंग 10 इलेक्ट्रॉन। और इस ऑयल ड्रॉप के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक्स्ट्रा। तो यानी इसका चार्ज क्या होगा? नेगेटिव है पॉजिटिव? इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो नेगेटिव होगा। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? अब कितना चार्ज होगा? Q इक्वल्स टू N, तो कितना होगा? माइनस, नेगेटिव क्यों लगा दी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। N इसके पास 10 है और इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19, इतना चार्ज है इसका। अब चार्ज है, ठीक है, अब इसके पास कुछ मास भी होगा, मास भी दे रखा है, मैं फिर भूल गया, याद तो किया था, 3 × 10⁻⁻16 तो 3 × 10⁻⁻16 kg का ये इसका मास है। तो मास होने की वजह से ये नीचे गिरेगा, ठीक है, बट ये गिर नहीं रहा, सस्पेंडेड है वापस से, ठीक है, हवा में ही टंगा हुआ है। तो पूछ रहा बताओ कितना पोटेंशियल, अच्छा अब हवा में, पहले तो बाद में क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ बाद में। अब मेरे को बताओ, यानी यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और वो एक कैपेसिटर है। अब कैपेसिटर क्या होता है? अभी तो ये मान लो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यहाँ पे वो है एक पॉजिटिव शीट और नेगेटिव शीट। अब मेरे को बताओ, नेगेटिव ऊपर होगी, ये पॉजिटिव ऊपर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? तो जो लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ताकि इस पे फोर्स लग जाए QE। किसी ने बोला कि इस पे QE फोर्स लग जाए ऊपर की तरफ, और बोल रहे कि इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। तो वो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। वो क्यों गलत है? क्योंकि देखो ये बॉडी का जो चार्ज है ना, वो कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। ये बॉडी का चार्ज कैसा है? नेगेटिव। तो फोर्स तो ऊपर की तरफ ही लगना चाहिए QE, ठीक है। ये तो मेरे को, ये तो चीज सही है कि इस पे फोर्स तो ऊपर की तरफ QE लगना चाहिए, बट ध्यान रहे मैंने क्या बताया था? पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज में जो जो फोर्स लगेगा कितना? QE, वो लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में। और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में, तो नेगेटिव चार्ज लेफ्ट की तरफ जाएगा। अब क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? नीचे की तरफ। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप बोलोगे पता नहीं क्यों इसमें टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, बट यही आपके कंसेप्ट बनाएंगे। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होनी चाहिए, हमेशा याद रखें इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से निकलती है,
तो ऊपर वाली शीट कैसी चार्ज होगी, पॉजिटिव, और नीचे वाली शीट नेगेटिव चार्ज होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड रखिए, और क्योंकि ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, तो ऊपर क्यू ही लगेगा। काम वही सब वही करना था, क्यू इक्वल्स टू एम जी करना था, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछ रहा आपको, पूछ रहा इस और इस दोनों चीज के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, ठीक है। अब ये अभी हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, हालांकि स्कूल में मे भी आपके हो गया होगा, बट मैं आपको बता दूं एक फॉर्मूला स्कूल में आप पढ़ोगे, ठीक है, E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, ठीक है। E और V के बीच में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में कुछ रिलेशनशिप है, तो ये कि E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, ठीक है, ये आपको समझना है। तो अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, अगर E कांस्टेंट है आपका, ठीक है, तो E का फॉर्मूला V अपॉन R हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे R क्या है, ये इन दोनों के बीच का गैप, ठीक है, ये डिस्टेंस R बोल दो या D बोल दो, और ये डिस्टेंस दे रखा है मेरे ख्याल से 5 mm दे रखा था, ठीक है, 5 mm, यानी कितना, 5 mm का मतलब कितना, 5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। अब आपको ये डिस्टेंस भी दे दिया, तो बताओ क्या मैं V निकाल सकता हूँ, V हो जाएगा आपका E जो भी आएगा इंटू ये 5 mm से मल्टीप्लाई कर देना आप, तो आपके पास V आ जाएगा, ठीक है। V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इंटू आर। अब आपको कुछ नहीं करना, पहले तो E निकाल लोगे आप, ठीक है, पहले तो आप क्या कर लो कि ये E निकाल लो, ठीक है, E निकाल लो। कैसे निकालोगे E, क्योंकि ये भाई सस्पेंडेड है, तो क्यू ई इक्वल्स टू एम जी लगा दोगे आप, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगा, E की वैल्यू आ जाएगा एम जी बाय क्यू, ठीक है। Q की वैल्यू ये दे रखी है मैंने आपको, ठीक है, M की वैल्यू ये दे रखी है, G आपको पता ही है 10, इससे आपने E निकाल दिया जो पिछले क्वेश्चन में किया था। और V कैसे निकल जाएगा, E इंटू ये जो R दे रखा है, D दे रखा है, कहाँ से आया ये फॉर्मूला होता है, बट अगर E कांस्टेंट है तो याद रखें E इक्वल्स टू V अपॉन R, तो V इक्वल्स टू E इंटू R हो जाएगा। R कितना है, ये डिस्टेंस V मान लीजिए, और ये आ गया, तो निकाल लेंगे सब, ठीक है। पहले ये E निकाल दे, और V कितना आ जाएगा, फिर V हो जाएगा E इंटू R, तो E इंटू R, और E कितना है, एम जी अपॉन क्यू, और R कितना है, R या D जो भी है, एम जी डी अपॉन क्यू, ठीक है, और D भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये वाला ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, एक मिनट इसको थोड़ा सा, तो ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। अच्छा, ये सॉल्व हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एम जी बाई क्यू, तो E आ गया, और इंटू डी कर दिया, आप सॉल्व करोगे ये इतना वोल्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और वोल्ट यूनिट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव फ्रॉम अ कॉइन ऑफ मास 1.6 ग्राम सो दैट इट मे जस्ट फ्लोट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 10 की पावर 9 न्यूटन पर कूलम डायरेक्ट अपवर्ड, ठीक है। अब कितने, हाँ अब देखो, अब यहाँ पे एक कॉइन है, ठीक है, ये कॉइन रखा हुआ है। अब कॉइन तो नीचे गिर जाना चाहिए, भाई ग्रेविटी लगता ही एक फोर्स नीचे, ठीक है, बट ये गिर नहीं रहा है। अब नीचे इस पे एक फोर्स लग रहा होगा ये नीचे इस पे एक फोर्स लग रहा होगा mg, ठीक है, mg लग रहा था, बट बोल रहा है इसमें से अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स निकाल दूंगा, देखो इलेक्ट्रॉन्स मैंने रिमूव कर दिए, इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, ठीक है, तो ये इसका जो चार्ज होगा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, जिस बॉडी से हम इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो कितना चार्ज होगा तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे निकालने कितने इलेक्ट्रॉन, मान लो n इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए मैंने, n इलेक्ट्रॉन, तो उसका चार्ज कितना हो जाएगा Ne। अब इसके पास चार्ज कितना है, Ne चार्ज है। अब आपको बोल रहा है कि ये हवा में सस्पेंडेड, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे। अब इसके पास कोई चार्ज आ गया हो गया Q, Ne के बराबर, और Q की वजह से, क्योंकि अब ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे इस पे फोर्स लगेगा Q इंटू ई। अब यहाँ पे भी mg को कौन बराबर कर रहा है, यहाँ पे QE बराबर कर रहा है, तो Q का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mg अपॉन ई। अच्छा, ये E की वैल्यू आपको दे रखी थी 10 की पावर 9 न्यूटन पर कूलम, ठीक है।
एम मेरे ख्याल से 1.6 ग्राम था, मेरे को ऐसे याद आ रहा है। हाँ, तो एम था यहाँ पे 1.6 ग्राम, ठीक है। और जी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू है 10, ठीक है। और ये ग्राम को आप केजी में कन्वर्ट कर देना, तो 1.6 इंटू 10⁻³ kg, क्योंकि ऐसा यूनिट है। तो यहाँ पे एम की वैल्यू आप डाल दोगे ये, ठीक है, जी की वैल्यू डाल दोगे 10 और ई की वैल्यू डाल 10⁹, तो इससे क्यू आ जाएगा, ठीक है। और जो भी क्यू आएगा, क्यू इक्वल्स टू एन ई के बराबर लिख के ई की वैल्यू डाल देना, यानी एन नहीं निकालना डायरेक्टली। यहाँ पे अगर मैं क्यू की जगह एन ई डाल दूँ, एन निकालना तो ई भी नीचे आ जाएगा अपॉन ई, ई मतलब 1.6 इंटू 10⁻90। आप ये सॉल्व कर लें मैं सॉल्व नहीं करा रहा है इसको, ठीक है। वैसे भी कट जाएगा, देखो 1.6 से 1.6 कट जाएगा, 10⁻³ से 10 की पावर ये 16 आ जाएगा, 16 से ये यहाँ कट गया तो -7 आ गया टोटल, और -7 भी ऊपर चल गया तो 10 की पावर, एक तो 10 ये है ही, और 10 की पावर 7 और चला गया तो 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो इजी कैलकुलेशन थी, बट मैं कैलकुलेशन कराऊंगा नहीं, आप खुद करोगे कैलकुलेशन, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 की पावर 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 9.8 लिया इसने, अगर मैं इसको 10 ही लूँ जी की वैल्यू, तो 10 इंटू 10 की पावर 7 यानी 10 की पावर 8 होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखो a pendulum of mass 80 milligram carrying a charge of 2 into 10⁻8 coulomb is at rest in the horizontal uniform electric field of 2 into 10⁴ volt per meter, ठीक है, full stop, find the tension in the thread। ओके ओके ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है, अब आपको डायग्राम यहाँ पे देखो, क्वेश्चन ना पूरी क्लियरिटी नहीं है, रेस्ट इन द हॉरिजॉन्टल, हाँ नहीं क्लियरिटी है, ठीक है। ये देखो क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो मैं पहले डायग्राम बनाता हूँ, रेड पेन से बनाता हूँ उसको। यहाँ पे एक पेंडुलम रखा हुआ है, ये एक पेंडुलम रखा हुआ है, ठीक है। अब ये देखो पेंडुलम, पहले अगर मान लो यहाँ पे कुछ नहीं होता, सिर्फ ग्रेविटेशनल होता, ग्रेविटेशन होता है, इसका मास m है, तो ये नीचे इस पर एक mg फोर्स लगता और ऊपर टेंशन लगती T, और दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इसलिए ये ऐसे ही अटका रहता। और अगर मेरे से कोई पूछता है टेंशन कितना है, तो मैं बोलता है mg टेंशन, ठीक है। मैकेनिक्स का 11th का क्वेश्चन है, सिंपल सा। बट अभी क्या हो रहा है कि अचानक से मैं यहाँ पे एक यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई हॉरिजॉन्टल ऐसी। अब मान लो जब ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो क्या दिक्कत होगी, उसकी वजह से ये होगा कि इस पे एक फोर्स लगेगा इधर की डायरेक्शन में भी, QE, क्योंकि इसके पास चार्ज भी दे रखा है, ठीक है। इसके पास मास तो है ही और साथ में चार्ज है, ठीक है। तो ये QE लगेगा। अब QE लगने की वजह से क्या होगा कि ये जो पेंडुलम है हमारा, ये जो यहाँ था, अब ये ऐसे ही सीधे दो फोर्स नहीं लग रहे ना, अब इस पर 3 फोर्स लग रहे हैं, देख रहे हो आप, यहाँ पे इस पर 3 फोर्स लग रहे हैं, एक इधर नीचे mg, एक अब वो एक इधर QE, ये दोनों की डायरेक्शन तो फिक्स है। टेंशन की डायरेक्शन तो अकॉर्डिंग टू जो आपका थ्रेड होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। अभी तो ऊपर की तरफ लग रहा था, अब जरूर थोड़े ऊपर की तरफ लगेगा, क्योंकि ये QE लगने की वजह से ये थोड़ा सा मतलब राइट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये राइट डायरेक्शन में थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया, ठीक है, यहाँ पहुंच गया। अब देखो टेंशन तो लग रहा है इस पे इस डायरेक्शन में, इधर की तरफ लग रहा है इस पे QE, और इधर की तरफ लग रहा है mg। अब ये और जाएगा क्या दूर, ये इसलिए और दूर नहीं जा पा रहा होगा क्योंकि ये टेंशन का एक कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में बनेगा, टेंशन के 2 कंपोनेंट बन जाएंगे। मान लो ये एंगल थीटा है मेरे ख्याल से क्या निकालना है, क्या था मैंने क्वेश्चन में भूल गया, फंड टेंशन ही निकालना है, ठीक है। तो ये मान लो ये एंगल थीटा यहाँ से, और वर्टिकल लाइन से ये जो थ्रेड है थीटा एंगल बना रहे, तो ये भी थीटा ही होगा, ये थीटा होगा, तो ये कितना हो जाएगा t cos थीटा, अगर इस टेंशन का एक कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट क्या होगा t sin थीटा। अगर ये t sin थीटा नहीं होता तो ये तो QE की वजह से भागता रहता, बट अब ये भाग नहीं पा रहा। क्यों नहीं भाग पा रहा, ये भाग इसलिए नहीं पा रहा क्योंकि QE को कौन बैलेंस कर रहा है, t sin थीटा। अच्छा नीचे क्यों नहीं जा रहा, mg, तो इसको नीचे कीजिएगा, नीचे से t cos थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, mg, यानी वर्टिकल फोर्सेस ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ने एक दूसरे बैलेंस कर दिया। तो अगर मैं पूछूं t sin थीटा की वैल्यू क्या है, तो t sin थीटा की वैल्यू है QE, ठीक है।
और टी कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? टी कॉस थीटा की वैल्यू है एम जी। अब आपको क्या क्या वैल्यूज दे रखी है, आपको टी निकालना है, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये सेकंड इक्वेशन आ गई, मैं डिवाइड कर देता हूँ तो टी तो पहले मैं थीटा निकालूंगा, ठीक है। टी पहले बाद में निकालेंगे, पहले थीटा निकालेंगे। अच्छा, आपको क्या क्या दे रखा है तो वैल्यूज देख लेते हैं। हमको पहले दे रखी है मास, ठीक है। तो मास है 80 मिलीग्राम। तो पहले तो आपको एम दे रखा है कितना, 80 मिलीग्राम, यानी 80 इंटू 10⁻³ ग्राम, यानी 80 इंटू 10⁻6 kg। मास को kg में लेना है आपको, ऐसा यूनिट है। और क्या दे रखा है आपको, चार्ज दे रखा है 2 इंटू 10⁻8। इसका जो क्यू है वो भी दे रखा है 2 इंटू 10⁻8 कूलम, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया होगा, क्योंकि बिना इसके क्यू ही फोर्स नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड की ये भी यूनिट होती है, ठीक है। ये भी याद रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ये यहाँ पे जो है ना, ये जो दे रखा है आपको, ये वोल्ट पर मीटर। तो न्यूटन पर कूलम तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है। इसके अलावा वोल्ट पर, आप लेक्चर देखोगे तो उसमें भी मैंने बताया वोल्ट पर मीटर भी होती है, ठीक है। चलो, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है आपको, आपको दे रखा है 2 इंटू 10⁴। और ये ऐसा यूनिट ही है, वोल्ट पर मीटर ऐसा यूनिट ही है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखे 2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम लिख लो, चाहे एक ही बात है, या वोल्ट पर मीटर लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। इतना दे रखा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा है, यानी ई भी दे रखा है, ये भी मेरे को गिवन है, ये भी गिवन है, और एम भी गिवन है, ठीक है। तो पहले मैं टी निकालने के लिए पहले क्या करता हूँ और जी भी मेरे को गिवन है, तो मैं या तो एक तरीका ये भी अपना सकता हूँ कि राइट हैंड साइड ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर लेता हूँ। उससे क्या होगा, लेफ्ट साइड में हो जाएगा टी स्क्वायर साइन स्क्वायर, और फिर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर, ठीक है। इधर से टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, तो क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर हो जाएगा, और टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल सा है, आप ऐसे निकाल लो, ठीक है। तो आप ऐसे निकाल लो, क्यू ई आपको दिया हुआ है, एम और जी भी आपको दिया हुआ है, ऐसे करके आप सॉल्व कर लो। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। एक और तरीका जो शायद बुक में, कई बार बुक्स में लिखा रहता है, वो तरीका क्या है कि इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो फिर क्या आ जाता है, टेन थीटा क्या हो जाएगा, क्यू ई अपॉन एम जी। अब क्यू की वैल्यू भी है, ई की वैल्यू भी है, एम की वैल्यू भी है, जी की वैल्यू भी है, तो इससे आपके पास थीटा आ जाएगा, टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। फिर थीटा आने के बाद आपको टेंशन निकालना था, किसी भी इक्वेशन में थीटा पुट कर दो, क्यू ई तो था ही, या इस वाली इक्वेशन में थीटा की वैल्यू पुट कर दो, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन को आंसर में देख लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, एक बार देख लेते हैं। तो इन्होंने देखो टी साइन थीटा क्यू ई हो गया, टी कॉस थीटा एम जी हो गया, और टेन थीटा निकाल दिया इन्होंने, और जब सॉल्व किया तो थीटा आपका टेन थीटा की वैल्यू ये आ गई। तो इससे थीटा क्या आया ये, अब हमको नहीं पता टेन थीटा की वैल्यू, इसलिए वो वाला मेथड ज़्यादा बेस्ट है जो मैंने आपको लिखाया अभी। और फिर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब आपने ये थीटा की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में इसने पुट कर दी, इस वाली में। तो साइन 27 की वैल्यू इसने इधर साइन 27 इक्वल्स टू क्यू जो भी आपको दिया था, और ई, और फिर साइन 27 नीचे चला गया। अच्छा, आप चाहते तो थीटा की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में भी पुट कर सकते थे, ये जो दिख रही है ना इसमें, तो भी आ जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता हूँ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई आया हुआ, बहुत पुराना क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रॉन्स moves a distance 6 centimeter when accelerated from rest by the electric field strength। देखो, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट दे दी, ऐसे लिखी होती है, नहीं ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर वो वेरिएबल होगी तो किसी एक्स के टर्म्स में, टाइम के टर्म्स में कुछ तो वेरिएबल होगी, डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही है या किसके साथ, ये तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी इलेक्ट्रॉन को रखोगे तो बताओ क्या होगा, तो फोर्स लगेगा क्यू ई, ठीक है। मैं थोड़ा इधर ही आपको दिखाता हूँ, ठीक है। और ये वाला लेते हैं, हाँ सही ले, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड रखी थी आपके पास कुछ।
अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है, इसका मैग्नीट्यूड भी दे दिया आपको, कितना मैग्नीट्यूड है इसका, 2 × 10⁻⁻⁴, ठीक है, ये दे रखा है। अब ये अगर आपको दे रखा है तो आप मेरे को बताओ क्या ड्यू टू दिस, अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रखूँ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, तो क्या उस पर एक फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, कितना लगेगा, Q × E, Q की वैल्यू भी E रख लो तो E × E, अच्छा ये लग गया। अब इस फोर्स की वजह से जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगता है तो उसका क्या होता है, कुछ एक्सेलरेशन होता है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा, हाँ करेगा। कितना एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन मास, क्यों, फोर्स का फॉर्मूला होता है m × a, तो a का फॉर्मूला क्या हो गया, F अपॉन m, और F कितना लग रहा है, QE और m। क्या इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है, हाँ पता है, हमको इलेक्ट्रॉन का मास भी पता है, 9.1 × 10⁻31 kg, ये इलेक्ट्रॉन का मास हो गया। और चार्ज इलेक्ट्रॉन का मेरे को E की वैल्यू 1.6 × 10⁻19, ठीक है, और E मेरे को दे रखा है कितना, 2 × 10⁻⁴। तो क्या मैं इसका एक्सेलरेशन निकाल दूंगा, Q भी दिया है, E भी दिया है, M भी दिया है, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन किस एक्सेलरेशन से इधर की तरफ मूव कर रहा है वो आ गया। अब आपको निकालना है इस एक्सेलरेशन की वजह से ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा भाई। अच्छा याद रखें, अगर आप यूनिफॉर्म मोशन, आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता, अगर आप यूनिफॉर्म मोशन या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हो, तब आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करते हो, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। बट जब भी आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया, क्योंकि Q, E, M तीनों ही कांस्टेंट है, उनकी वैल्यू फिक्स है, तो इसका मोशन कैसा होगा, इसका मोशन होगा इलेक्ट्रॉन का यूनिफॉर्म, ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की वजह से क्या होगा, अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे डिस्टेंस वाले फॉर्मूले ये नहीं लगेंगे, यहाँ पे फॉर्मूले कौन से लेंगे, v = u + at, s = ut + ½ at², ठीक है, और v² = u² + 2as, ठीक है, ये लग जाएंगे, ठीक है, ये 3 फॉर्मूले लग जाएंगे। अब डिस्टेंस इसमें दे रखा है, हमको डिस्टेंस दे रखा है कितना, 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे जो s है, s को यूज करते हैं ना डिस्टेंस यहाँ पे, तो ये 6 सेंटीमीटर यानी 6 × 10⁻⁻² मीटर डिस्टेंस दे रखा है। एक्सेलरेशन दे रखा है, अभी अभी आपने यहाँ से निकाल लिया होगा, एक्सेलरेशन भी दे रखा है, ठीक है, आपको टाइम निकालना है, ठीक है, फ्रॉम रेस्ट u भी दे रखा है आपको, u भी 0 है, ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ये वाला टाइम निकालना है तो s = ut + ½ at²। अब u 0 है तो s = क्या हो जाएगा, ½ at², और मुझे तो t निकालना है, तो 2s/a किसके बराबर आ जाएगा, t² के, ठीक है, मैं यहीं पे कर रहा हूँ, फिर फालतू में पेज चेंज करूँगा, तो t² की वैल्यू आ गई 2s/a, बट मुझे तो t निकालना है, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2s/a, ठीक है। s की वैल्यू आपको ये डालनी है, a की वैल्यू आपको ये डालनी है, QE/m। अगर मैं फॉर्मूला ही बना दूं, a की वैल्यू भी डाल दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बताओ फॉर्मूला, तो मेरे पास आ जाएगा a जो टाइम = √2s, और a की जगह क्या डाल दूंगा, QE/m, तो QE तो नीचे आ जाएगा और m ये आ जाएगा, तो 2sm/QE, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2sm 2sm/QE, ठीक है, आप सॉल्व कर देंगे। मैं थोड़ा स्क्रीन साफ कर देता हूँ, ठीक, देखिए, तो पहले एक्सेलरेशन निकाल दिया यहाँ पे, पहले एक्सेलरेशन निकाल दिया आपने, u आपको 0 दे रखा था, डिस्प्लेसमेंट दे रखा था, यही फॉर्मूला लगा के उसने ये फॉर्मूला निकाल के सॉल्व कर दिया, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड दिस। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है आपको, ठीक है, ये आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, कितना, ये वैल्यू दे रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे बनती है, चार्ज शीट से, इन्फिनाइट जो चार्ज शीट है उसकी वजह से। अब वो 2 भी हो सकती है, 2 होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी, 2 है अगर, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, तो बनेगी σ/ε0। बार बार बोल रहा हूँ, इससे याद हो जाता है।
और अगर एक ही शीट है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्लियर। चलो तो ये हो गया। तो हमने बोला कि भाई ये ठीक है, ये तो हो गया एक। फिर क्या बोल रहा है, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स्ड। पहले इलेक्ट्रॉन को रखा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को रखेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भागने लगेगा, उस पर एक फोर्स लगेगा QE। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, बोल तो रहा है बट मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ, डायग्राम भी बना हुआ है, इसकी हेल्प से देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रही है, इलेक्ट्रॉन को रख दिया आपने। अब इलेक्ट्रिक, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। तो देखो ये नीचे की तरफ फोर्स लग गया, और कितना लग रहा होगा, Q इंटू ई, इसकी वजह से नीचे आएगा ये। अब आप बोलोगे नीचे आएगा और mg भी लग रहा होगा। यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि mg को कंप्यूट द टाइम ऑफ द फॉल कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन दैट द फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। यहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, g 0 है, तो आप बस एक ही फोर्स है QE। यहाँ पे mg वाला फोर्स नहीं है, वो ऐड मत कर देना यहाँ पे। ठीक है, कंडीशन दे रखी है यहाँ पे, ये फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, सॉरी, कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन। अच्छा बोल रहा है, सॉरी, तो पहले तो ये वाला इलेक्ट्रॉन नीचे गिरेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नीचे गिर गया। अब बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन नीचे गिरेगा तो बताओ कितना, द डायरेक्शन, कंप्यूट द टाइम, टाइम निकालना आपको, टाइम जैसा अभी किया था ना वैसे ही। अब बताओ टाइम कितना होगा, पहले निकाल दे। डिस्टेंस दी है क्या मेरे को, डिस्टेंस दी है 1.5 सेंटीमीटर, सेम क्वेश्चन ऊपर वाले की तरह। डिस्टेंस कितनी यहाँ से यहाँ तक 1.5 सेंटीमीटर। पहले आप एक्सेलरेशन निकाल दोगे, फोर्स नीचे लग ही रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना लग रहा है, QE, Q भी दे रखा है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और E ये आपको दे रखा है न्यूटन पर कूलम, और मास इलेक्ट्रॉन का मास आप जानते ही हो 9.1 इंटू 10⁻31। इससे आपके पास A आ जाएगा। ठीक है, आपके पास A भी आ गया। अब A निकालने के बाद आप देखो, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ बट आप लोगों को सॉल्व करना है, चाहे टाइम लगे, एक बार सॉल्व करके अपने आंसर को वेरीफाई करना है। सबके पास ये बुक होनी चाहिए, मेरे ख्याल से होगी, नहीं है तो फिर जब मैं थोड़ा सा नीचे पलटता हूँ तो आप उसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आंसर एक बार देख लेना, और वो आंसर आपका आना चाहिए। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन आ गया आपका, तो ये एक्सेलरेशन आ गया, इससे आप टाइम निकाल लोगे वही, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी, तो u इक्वल्स टू आपने s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाओगे। ठीक है, और वही चीज u तो 0 है, तो मैं वही फॉर्मूला लगाता हूँ। t का फॉर्मूला क्या आ गया था मेरे पास, 2s अपॉन a का रूट, यही आया था ना पिछली बार। तो s की जगह तो आप ये डाल दोगे 1.6 सेंटीमीटर, 1.5 इंटू 10⁻²। ठीक है, और a की जगह ये वाली वैल्यूज डाल दोगे, q की जगह आप 1.6 इंटू 10⁻19 डालोगे, और E की जगह आप क्या डालोगे, 2 इंटू 10⁴। ये दे रखा है E दे दिया, इससे आपका A आ गया। A की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, S की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, आपके पास टाइम आ जाएगा। मान लो टाइम लगा इलेक्ट्रॉन को नीचे आने में। अब आप ध्यान रखना है, यहाँ पे ग्रेविटी यूज नहीं कर रहे हम, बिना ग्रेविटी के कर रहे हैं क्वेश्चन। अब बोल रहे क्या है, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स्ड। अभी देखो ये पॉजिटिव प्लेट थी और ये नेगेटिव प्लेट थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ थी। अब इन्होंने क्या किया कि डायरेक्शन चेंज कर दी, डायरेक्शन प्लस ऊपर या नीचे रख दी। यहाँ पे अब प्लस ये आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, अब पूछ रहा है, अब इलेक्ट्रॉन की जगह यहाँ रख दिया प्रोटॉन, ये है हमारा प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन रख दिया। अब प्रोटॉन का चार्ज भी सेम ही होता है। ठीक है, प्रोटॉन का चार्ज भी कितना होगा, सेम। तो सेम होगा तो बताओ उसका उस पर भी फोर्स 1.6 इंटू 10⁻19 हुआ। बट ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इसीलिए चेंज की ताकि प्रोटॉन भी नीचे की तरफ ही जाए उसी डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे लगता है, तो इसलिए इस पे फोर्स नीचे की तरफ। देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर थी तो इलेक्ट्रॉन में नीचे की तरफ, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो प्रोटॉन में नीचे की तरफ ही लगेगी। अच्छा, क्या दोनों पे सेम फोर्स लग रहा है क्या? हाँ, फोर्स इलेक्ट्रॉन पे और फोर्स प्रोटॉन पे सेम लग रहा है। क्यों लग रहा है सेम? क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों केस में सेम है, बस डायरेक्शन ही चेंज की थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ताकि गिरने की डायरेक्शन सेम हो। अब मैं पूछता हूँ क्या एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन और एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होगा क्या? और इसका आंसर है नहीं, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन मास।
अब अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन पूछूं तो फोर्स ऑन प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन आएगा, और एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछता हूं तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा। अब देखो ये दोनों न्यूमरेटर तो दोनों के सेम है, बट डिनोमिनेटर सेम नहीं है। प्रोटॉन का मास अलग होता है, प्रोटॉन का मास होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg, और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। अब मेरे को बताओ एक्सेलरेशन किसका ज्यादा होगा? तो याद रखें एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है अगर फोर्स बराबर है तो, जिसका मास कम उसका एक्सेलरेशन ज्यादा। कई बार 1 मार्क के क्वेश्चन में यही पूछ लेते हैं कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, तो बताओ दोनों का एक्सेलरेशन किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, या दोनों का बराबर होगा। बहुत बच्चे जो है ना वो एक गलती करते हैं, दोनों का बराबर कर देते हैं, क्योंकि फोर्स तो दोनों पे बराबर लग रहा है क्यों, बट एक्सेलरेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटॉन का एक्सेलरेशन कुछ अलग आएगा, वो आप निकाल लोगे। कितना निकालोगे? वही क्यू ई बाय एम। याद रखें यहाँ पे एम चेंज हो जाएगा, क्यू ई तो वही है, क्यू की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 ही आएगा, ई भी वही दिया हुआ है 2 इंटू 10 की पावर 4, और m की जगह 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस आपका कितना आ जाएगा 27। ठीक है, मैं शीट पे नहीं जा रहा हूँ बार बार, ग्रीन शीट में टाइम लगता है थोड़ा सा, इसको यहीं सॉल्व कर देता हूँ, डायग्राम भी पहले से बने रहते हैं तो थोड़ा इजी रहता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो क्यू ई बाय एम से आपने इसका भी एक्सेलरेशन निकाल दिया, एक्सेलरेशन आ गया, तो इसका भी टाइम इसी फॉर्मूले से टाइम ऑफ प्रोटॉन में निकाल दोगे। टाइम ऑफ प्रोटॉन के केस में टाइम ऑफ प्रोटॉन का भी वही फॉर्मूला लगा दोगे आप, रूट 2s अपॉन ए, क्योंकि दोनों का यूज स्टार्टिंग में 0 है। ए यहाँ पे इस बार इधर से अलग आएगा प्रोटॉन का एक्सेलरेशन यहाँ पे, और s आपका सेम है। अब यही इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है बोल रहा है कंप्यूट कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन विद ऑफ द फ्री फॉल। अभी देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन कुछ अलग अलग आ रहे हैं। फ्री फॉल में दोनों के एक्सेलरेशन कितने होते हैं, g कितना होता है 9.8। ठीक है, तब उसमें दोनों को सेम टाइम लगता है क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है और डिस्प्लेसमेंट तो वैसे ही सेम है, तो वहां पे अलग निकालना था उसके केस में अगर ग्रेविटेशन होता है, अंडर ग्रेविटी। देखें ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, जो मैंने आपको बताया वैसे ही सॉल्व हुआ होगा। तो देखो तो वही एक्सेलरेशन निकाल दिया आपने। मैं स्क्रीन को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो बोल रहा है यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल दिया इलेक्ट्रॉन का आपने, फिर उसका वो टाइम निकाल दिया आपने, वही फॉर्मूला लगा के टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, टाइम किसका ज्यादा आएगा, इलेक्ट्रॉन का टाइम ज्यादा आएगा प्रोटॉन का। ठीक है, तो प्रोटॉन को टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि उसका एक्सेलरेशन कम था। भाई जो धीमे भाग रहा होगा, जिसका एक्सेलरेशन धीमा होगा, उसको तो ज्यादा टाइम लगेगा ना डिस्टेंस कवर करने में, तो इलेक्ट्रॉन का टाइम कम आएगा, प्रोटॉन का ज्यादा आएगा, तो इलेक्ट्रॉन का ये टाइम आ गया। ऐसे प्रोटॉन में भी वही चीज लगा देंगे और प्रोटॉन का टाइम भी आ गया। ठीक है, और यहाँ पे फिर उसका जी की कंडीशन में भी देख लेंगे। ठीक है, thus the heavier particle here the acceleration due to gravity g being negligible small has been ignored। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं लिखा है, यहाँ पे इन्होंने मास काफ़ी छोटा बोल के नहीं लिखा। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो अब मैं ग्रीन स्क्रीन में क्वेश्चन करता हूँ, नहीं तो फिर आपको कई लोगों को विजिबिलिटी प्रॉब्लम भी आ जाएगी। कई लोग बोलेंगे कि शॉर्टकट के चक्कर में ये कर देते हैं सर, साफ जल्दी कर देते हैं। देखो 40 मिनट का लेक्चर मेरे ख्याल से अभी तक ऑलमोस्ट हो चुका है, और क्वेश्चंस मुझे और भी कराने हैं। तो जब लंबा लेक्चर होता है देखते कई बच्चे तो वीडियोज़ ही नहीं देखते हैं, उनको लगता है इतना लंबा लेक्चर कौन देगा। बट ये जो न्यूमेरिकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने सेकंड चैप्टर नहीं स्टार्ट किया है, क्योंकि अगर मैं न्यूमेरिकल भी डाल देता और सेकंड चैप्टर भी डाल देता तो लोग सेकंड चैप्टर के नोट्स जो मैं लिखा रहा हूँ, जो आपके नॉर्मल लेक्चर क्लास होती है उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं और न्यूमेरिकल को नहीं, जबकि न्यूमेरिकल से आपके कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होते हैं। अगला चैप्टर भी आपको तब ज़्यादा, क्योंकि मैं वहाँ पे बीच में बोलूँगा क्यों ये लग रहा है, ये लग रहा है, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। An electron is liberated from the lower of the two large plate metal plates separated by a distance। ये सेम वैसे ही क्वेश्चन हो गया। अपर प्लेट का पोटेंशियल इतना है रिलेटिव टू लोअर, हाउ लॉन्ग डज दैट इलेक्ट्रॉन टेक्स। तो ये वही टाइम का सेम क्वेश्चन है, बार बार वैसे ही क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहा है। चलो कर लेते हैं एक बार। तो 220 mm और V दे दिया यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे दो प्लेट्स हैं, ठीक है, वही नेग्लिजिबल, ग्रेविटी को नेग्लिजिबल मानना है, और इन दो प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है 20 mm। तो ये डिस्टेंस दे दिया आपको।
ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन को रखा, इलेक्ट्रॉन पे हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जाए, तो फोर्स कैसे लगना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है तो फोर्स नीचे की तरफ क्यू ई लगना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, देखो ये नेगेटिव है, ये मैं थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है तो इधर फोर्स क्यू ई अगर मुझे नीचे की तरफ चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चाहिए, ऊपर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर चाहिए तो प्लेट्स में कौन सी प्लेट पॉजिटिव होगी, ये प्लेट, हमेशा ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव प्लेट से निकलती है और नेगेटिव प्लेट पे जाती है, ये नेगेटिव प्लेट होगी, तो ये ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। अब बस वो पूछ रहे कितना टाइम लगेगा, बस इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, अपर प्लेट और लोअर प्लेट के बीच में रिलेटिव पोटेंशियल यानी पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया 2400 वोल्ट। तो अब सिंपल सी चीज है, मेरे को तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूंगा। अभी मैंने कुछ टाइम पहले बताया था, ई का फॉर्मूला बताया था आपको -dv/dr, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे यूनिफॉर्म है तो ई का फॉर्मूला हो जाएगा v/r, r मतलब ये डिस्टेंस, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगा v/r। क्या v दे रखा है 2400 दे रखा है, क्या r दे रखा है, हाँ 20 mm दे रखा है, 20 mm मतलब 10⁻³ भी लगा देंगे आप, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ से ये 120 आ गया और ये भी ऊपर चल जाएगा। कैलकुलेशन इजी थी इसलिए मैंने कर दी। 120 × 10⁻³ यानी 1.2 × 10⁵ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास। अब ई भी आ गया, टाइम निकाल दो, अभी तो किया था पहले एक्सेलरेशन निकाल दो, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा QE/m। अब तो ये फॉर्मूला एक्सेलरेशन का ही डायरेक्ट याद हो गया होगा, फोर्स QE और अपॉन m। Q की वैल्यू इलेक्ट्रॉन था तो ये डाल दी, E की वैल्यू अभी निकाली 1.2 × 10⁵, और m की वैल्यू इलेक्ट्रॉन है तो 9.1 × 10⁻31। इससे आपने E निकाल दिया इलेक्ट्रॉन का। और फिर मुझे टाइम निकालना था, इनिशियल वेलोसिटी वैसे ही 0 थी तो आपको ये भी डायरेक्टली याद हो गया होगा फॉर्मूला 2s/a, ठीक है। s की वैल्यू ये डाल दोगे, कहाँ गया, 20 × 10⁻³ ये तो s की वैल्यू आ गई और e की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। डाल के सॉल्व कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हम। तो सॉल्व कर देना, इसको देख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी दिस इज डिफ्लेक्टेड बाय 2 mm। देखो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चों को समझ में कम आता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो जिसने थोड़ा बहुत प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा हुआ है उसको दिक्कत नहीं आएगी, जिसको प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट पता है, पढ़ा तो हम सबने, कंसेप्ट समझ में आता है ना, उसको दिक्कत नहीं आएगी। देखो इधर थोड़ा सा बता रहा हूँ, सॉल्व वही करूँगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता था कि जब आप किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते थे v स्पीड से, तो हमेशा ध्यान रखना इधर की तरफ एक फोर्स लगता था आप पे, ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसकी वजह से इधर की तरफ एक एक्सेलरेशन होगा जिसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, फोर्स अपॉन मास जो भी आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और वो क्योंकि फोर्स लगता है mg और मास है m, तो एक्सेलरेशन कितना लग रहा है g, नीचे की तरफ एक g लग रहा है। तो हमेशा एक बॉडी पे जो भी ये हवा में जा रही है, इस पे नीचे की तरफ एक हमेशा एक्सेलरेशन लगा रहता है g का। और क्या राइट x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन होता है क्या, एक्सेलरेशन यहाँ पे नहीं होता। जब राइट डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो राइट डायरेक्शन में कैसा मोशन होगा, जब एक्सेलरेशन 0 होता है तो हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यहाँ पे जो भी हम इक्वेशंस लगाते हैं वो लगाते हैं डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, राइट डायरेक्शन में एक्स एक्सिस पे, इसको एक्स एक्सिस बोल रहा हूँ। और नीचे जो वाई एक्सिस है उसमें आप क्या लगाओगे, क्योंकि उसमें एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है, तो वाई एक्सिस में जो फॉर्मूला लगेगा वो तो लगेगा हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। यहाँ मोशन कैसा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के तो मैंने इक्वेशंस बताई रखी है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब मेरे को तीसरी इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, चलो लिख ही देते हैं, हम लिख दिए वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है, ये लग जाएगी। अब यही क्वेश्चन यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे क्या है, अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग विद द वेलोसिटी दिस इज डिफ्लेक्टेड बाय 2 mm। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कुछ बना दी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है क्या, हाँ दे रखी है, 18 वोल्ट पर सेंटीमीटर है। क्या हो रहा है,
मान लो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और क्या है 18 वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब देखो ये ऐसा यूनिट नहीं है, पर मीटर होना चाहिए था, वोल्ट पर मीटर। तो एक सेंटीमीटर में कितने मीटर होता है? 10 की पावर -2। तो यहाँ पे लिख लो 18 वोल्ट अपॉन 10 की पावर -2 मीटर, यानी कितना हो गया 1800 वोल्ट पर मीटर। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान रहे आपको ऐसा करना। अब ये ऐसा यूनिट में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक इलेक्ट्रॉन है, ये भाग रहा है, इसके पास कुछ वेलोसिटी है, ठीक है। कितनी वेलोसिटी है? कुछ वेलोसिटी दे रखी थी 3 × 10 की पावर 7, 3 × ये वेलोसिटी 3 × 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड। अब ध्यान रहे, मैं जो आपको इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ, अब क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया तो इस डायरेक्शन पे, तो इस पे ये चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है ना, इसका कुछ चार्ज भी होगा ना। इलेक्ट्रॉन का कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी क्यू भी दे रखा है आपको 1.6 × 10 की पावर -90, ठीक है। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उल्टी कर देता हूँ यार, क्योंकि इस पे फोर्स इधर लग जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो ध्यान रहे, ठीक है, ध्यान रहे कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी थी इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स का लगेगा, यहाँ पे लगेगा अपोजिट डायरेक्शन। अब अपोजिट डायरेक्शन में लगा तो इस पर एक एक्सेलरेशन भी होगा इसके पास, कितना? Q/m, डायरेक्टली लिख लिया मैंने, अभी तो हमने पढ़ लिया। Q/m की वजह से इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में इसका मोशन क्या होगा? एक्स एक्सिस में, इस राइट डायरेक्शन में, देखो राइट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इसका मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि इस पे एक्सेलरेशन आ रहा है, वो भी कांस्टेंट, क्योंकि क्यू भी कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है ना हमको, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 9.1 × 10 की पावर -31, ठीक है, इतना। तो एक्सेलरेशन इसका निकल गया, इस डायरेक्शन में इसका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है इसका। अब इधर तो लगेगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन को थोड़ा सा मेरे को एक मिनट, मैं ना इसको ना मिटा देता हूँ आपको, एक मिनट। उसका मोशन ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब है तो क्वेश्चन ऐसा ही, बट मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ आपको, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। एक बार क्वेश्चन में पढ़ लेता हूँ, बहुत जल्दीबाजी मचा देता हूँ मैं टाइम बचाने को। स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द वेलोसिटी इज डिफ्लेक्टेड 2 mm इन traversing a distance इतना in a uniform electric field of distance determine the electron E/m, मैंने E/m, ठीक है, ये रेशियो निकालना है। डिफ्लेक्टेड 2 mm in traversing a distance of, ओके, ठीक है, चलो। एक्सीलरेटेड मोशन आ जाएगा, और ये है डिस्प्लेसमेंट इसका 2 mm, ओके। तो ये डिस्प्लेस हो गया 2 mm, चलो समझ में आ गया। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है, बस डायग्राम थोड़ा सा गलत बन गया था मुझसे, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये ऐसे भागा इसके अंदर। अब इलेक्ट्रॉन ऐसा भागा, ये भी मिटा हुआ है थोड़ा मुश्किल। जैसे इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा, यहाँ पे जैसे पहुंचेगा, तो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है? इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी 3 × 10 की पावर 7। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इस डायरेक्शन में, ठीक है, मैं थोड़ी बड़ी बना देता हूँ। तो क्या इस पे फोर्स लगेगा? क्या इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा क्या? और मैं बोलूंगा हाँ लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी कोई चार्ज पार्टिकल होता है उस पर फोर्स लगेगा। किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ बनाई तो ऊपर की तरफ
फोर्स लगेगा, और ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। अब क्या इसका मोशन ऐसा होगा कि अंदर घुसते ये सीधे चल जाएगा, ऐसे ऐसे भाग जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसे 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 ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसके पास इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है, ठीक है, और इसके पास क्या है, इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में तो थी नहीं, वाई एक्सिस पे तो कोई वेलोसिटी थी नहीं इनिशियली, क्या वाई एक्सिस पे कोई वेलोसिटी थी क्या, नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसके पास इनिशियली एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी थी, और कितनी थी, 3 इंटू 10⁷। अच्छा एक चीज और इम्पोर्टेंट, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है क्या, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं लग रहा, तो इसकी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ये वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो राइट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इसका मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन, राइट डायरेक्शन में इसका मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन, और लेफ्ट डायरेक्शन में मतलब ऊपर वर्टिकली ऊपर की तरफ इसका मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्मली ऊपर की तरफ इसका मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। फिर ध्यान दें ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे इसमें होता था ना, देखो क्या होता था, जब आप इसको ऐसा फेंकते थे, तो ऐसा फेंकने की वजह से इसके पास एक तो इधर तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है कांस्टेंट, तो इसका मोशन कैसा होता था, ऐसा होता था। अब यहाँ पे आने के बाद ये जी इसका पहले तो वेलोसिटी को कम करता था, क्योंकि आपने तो ऊपर की तरफ भेजा, तो पहले तो इसको रिटार्ड करता था, रिटार्ड करते करते इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई ऊपर की तरफ, और फिर ये नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता था, ऐसा होता था। यहाँ क्या होगा, क्योंकि ये ऊपर की तरफ इस पर फोर्स लग रहा है QE ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ भी जाना चाहता है और इधर की तरफ भी है, तो इसका मोशन पता है कैसे होगा, देखो मैं जो बना रहा हूँ ध्यान रखना, ऐसा, और याद रखें, यानी इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, यहाँ पे भी इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे। इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा v, वो कांस्टेंट होगा, x डायरेक्शन का कंपोनेंट वो कांस्टेंट रहेगा, और कितना रहेगा इतना। बट जो y डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो बार बार चेंज होगा, इनिशियली तो वो जीरो था, क्योंकि जस्ट एंटर किया तो राइट ऊपर की तरफ तो कोई है ही नहीं, तो ऊपर की तरफ कोई इसकी वेलोसिटी नहीं है, ठीक है, बट धीरे धीरे बढ़ने लगी, क्योंकि ऊपर की तरफ इसका मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड, ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं, इसको ढंग से ध्यान दे इस क्वेश्चन को, ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड मोशन है, राइट डायरेक्शन में इसका यूनिफॉर्म मोशन है। अब हुआ क्या क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जब ये ऐसा अंदर एंटर किया ना, तो देखो कहाँ गया ये क्वेश्चन है, अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, बट एक इलेक्ट्रॉन ले लिया इस वेलोसिटी से, इट डिफ्लेक्टेड 2 mm इन ट्रेवर्सिंग ए डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर। तो जब इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, अब ये ट्रेवल मतलब यहाँ से देखो, ये यहाँ से यहाँ इतना चल गया, कितना 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मीटर, यही लिखा था मेरे ख्याल से, जब उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 0.1 मीटर। अब हम तो डिस्टेंस किस डायरेक्शन में मानेंगे, जिस डायरेक्शन में वो पहले चल रहा था, इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी थी ना इसकी, स्टार्टिंग से तो ये एक्स डायरेक्शन में ही चल रहा था ना, तो इसने एक्स डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, इसका एक्स कितना है 0.1 मीटर, इतना वो चला, तो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हो गया ना, थोड़ा सा ऊपर भी तो चला जाएगा, अभी देखो ये यूं गया, तो इसका कितना, तो ये एक्स चला, इतना कुछ वाई भी चला, तो कितना वाई चला, कितना डिफ्लेक्शन हो गया, वो डिफ्लेक्शन भी दे रखा है आपको, कितना 2 mm। देखो इस क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, बट अच्छा क्वेश्चन है, 2 mm, ये वाई डायरेक्शन में 2 mm चला, यानी 2 इंटू 10⁻³ तो पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है कि E/m बताओ, मतलब आपको ये भी नहीं पता कि E कितना है, ये Q भी नहीं दे रखा है आपको, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, खूब सारे इलेक्ट्रॉन है, तो ये Q और ये जो M लिया हुआ है ना मैंने, ये आप नहीं लोगे, आपको तो Q की जगह Q ही लो और M की जगह M ही लो, आपको तो ये दे रखा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे मैं थोड़ा सा एक बार फिर समझाता हूँ इसको, थोड़ा लंबा खिंच गया, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड थी नीचे की तरफ यूनिफॉर्म, ठीक है, और कितनी वैल्यू दे रखी थी, 1800, मैंने ये निकाल ली थी, 1800 वोल्ट पर मीटर या 1800 न्यूटन पर कूलम, कुछ भी लिखो एक ही बात है, ठीक है। इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन है, ये भागता हुआ जा रहा था, इलेक्ट्रॉन भी नहीं मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनका चार्ज मुझे पता नहीं, तो मास भी मुझे पता नहीं, क्यों भी नहीं पता और एम भी नहीं पता, ये अंदर एंटर किए, जैसे एंटर करेंगे, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में इन पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा, वो क्या लगेगा, QE, E कितना ये QE, और उसकी वजह से कुछ एक्सेलरेशन भी होगा, कितना होगा QE/m, ठीक है।
ठीक है, क्यू ई बाय एम ये लगेगा। आपको क्या निकालना है, क्यू बाय एम निकालना है, कितना होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अच्छा, जब ये ऐसे गया तो इसका मोशन पता है थोड़ा इस टाइप का होगा। अब ये क्यों होगा ये मैंने आपको लास्ट पार्ट में बता दिया, क्योंकि इस पे इस डायरेक्शन में तो यूनिफॉर्म मोशन, ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड मोशन। जब इसने एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया, 0.1 मीटर, ठीक है, इतना ही चल लिया, तो थोड़ा सा वाई डायरेक्शन में इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वाई डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट है 2 मिलीमीटर, यानी 2 × 10⁻³ मीटर, ठीक है, इतना हुआ। तो बताओ कि इसने इसका क्यू बाय एम कितना है। तो एक काम करते हैं, पहले मैं टाइम निकाल लेता हूँ यहाँ से। जो व्हाइट कलर का मैंने इलेक्ट्रॉन दिखा है ना आपको, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब यहाँ तक पहुंचा, तो बताओ इसको यहाँ से यहाँ पहुंचने में टाइम कितना लगा। तो बहुत ही ईजी, कैसे निकालोगे, ये डिस्टेंस आपको पता ही है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में आपको डिस्टेंस पता है क्या, हाँ पता है, और एक्स डायरेक्शन में आपको स्पीड भी पता है क्या, हाँ स्पीड भी गिवन थी, वेलोसिटी कितनी गिवन थी, 2 × 10⁻⁷, यही गिवन थी मेरे ख्याल से, 3 × 10⁻⁷, 3 × 10⁻⁷। तो एक्स डायरेक्शन में इसकी डिस्टेंस स्पीड कितनी है, 3 × 10⁻⁷, और एक्स डायरेक्शन में इसने डिस्टेंस कितनी है, 0.1। तो टाइम कितना लगेगा। अब क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू स्पीड vx × टाइम। तो टाइम कितना लगा होगा इसको यहाँ से यहाँ पहुंचने में, x/vx। x कितना है, x है आपका 0.1 मीटर, और vx कितना है, 3 × 10⁻⁷, ठीक है, ये आपके पास टाइम आ गया, ठीक है, ये टाइम आ गया कितना सेकंड, ठीक है, इनकी वैल्यूज बाद में पुट कर दूंगा। तो ये आपके पास टाइम आ गया। चलो अब जितने टाइम में ये इसने ये x डिस्टेंस कवर की, उतना ही टाइम में y डिस्टेंस भी तो कवर किया होगा। अच्छा, y डायरेक्शन में मोशन में कौन सी इक्वेशन लगेगी, s = ut + ½ at²। अब ध्यान रखिए, इनिशियल y डायरेक्शन में वेलोसिटी uy कितनी है, 0। अच्छा, a कितना है, a/q/e/m, और s कितना चला, 2 mm, ठीक है। तो s की जगह तो मैंने लिख लिया 2 × 10⁻⁻3, u × t 0 हो गया क्योंकि u 0 हो गया, हाफ a की जगह मैंने क्या लिखा, q, e की जगह मैंने क्या लिखा, 1800, m की जगह क्या लिखा मैंने, m की जगह m, क्योंकि q बाय m निकालना है, और t² की जगह क्या लिखूंगा, ये जो अभी निकाला ना 0.1 इसका स्क्वायर, 0.1/3 × 10⁻⁷ का स्क्वायर। समझ में आया क्या। अब बस इसको सॉल्व कर देना है। तो QE/m की वैल्यू क्या होगी, तो देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं, ताकि थोड़ा सा जगह साफ, थोड़ा सा जगह मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये भी मिटा दूँ, मेरे ख्याल से नोट डाउन तो कर ही लिया होगा आपने, समझ ही लिया होगा, टाइम की वैल्यू मैंने डाल दी, तो ये भी मिटा दिया मैंने, ठीक है। अब देखो, तो Q/m की वैल्यू हो गई 2 × 10⁻³ × 2 × 3 × 10⁻⁷ का स्क्वायर अपॉन 1800 × 0.1 का स्क्वायर, और यही आपका आंसर है। अभी कैलकुलेशन आप कर लें, कैसे आया समझ में आया क्या। मैंने पहले क्या किया, मैंने यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लिया। जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचा तो एक्स डायरेक्शन में मतलब टोटल इसको टाइम कितना लगा, तो मुझे एक्स डायरेक्शन में इसकी स्पीड कितनी है ये, और एक्स डायरेक्शन में चला कितना ये, तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये डिस्टेंस है अपॉन स्पीड है, तो मुझे टाइम मिल गया। वही टाइम इसको यहाँ से यहाँ आने में लगा होगा, फिर ये वाई में डायरेक्शन, बट यहाँ पे मेरे को फॉर्मूला यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का लगाऊंगा, तो s = ut + ½ at²। s कितना चला, ये 2 × 10⁻⁻3, ये हाफ, a कितना आ जाएगा, QE/m, ये तो अब आपको रट चुका होगा, QE/m, e की वैल्यू 1800 थी, याद रखना 1800 लिखना, उसमें 18 वोल्ट पर सेंटीमीटर था अपॉन m, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हो गया। तो थोड़ा सा एक बार दिमाग लगाने का था, अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो अब ये कभी आपको परेशान नहीं करेगा, और अगर नहीं आ रहा है तो एक बार 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 रिपीट करें इसको। देखिए, रिपीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियोस लेक्चर में यही फायदा है कि आप बार बार एक बार देख सकते हो। नुकसान ये है कि प्रॉब्लम्स अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो वो बार बार मुझसे पूछ नहीं सकता है, कहाँ अटक रहा है मुझे भी नहीं पता, और मैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं दिखाऊँ, तो ये देखो ये डिस्टेंस थी
इसमें डायग्राम भी नहीं बना हुआ, पहले टाइम निकाल दिया x अपॉन वी से, ठीक है, और ये टाइम के बाद उसने y एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा, यूटी तो जीरो हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर लिखा हुआ है, 1/2 ए की जगह क्यू ई बाई एम, तो ई बाई एम, ई क्यू को ई मान लिया, ई बाई एम, ई की जगह यहाँ पे क्या आएगा, देखो 1800 लिखा है इसने, नीचे भी 1800, ठीक है, यहाँ पे इसने सॉल्व भी कर दिया सेंटीमीटर में तो मीटर में, ठीक है, और ये जो हमने सॉल्व किया था वही 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 और 10⁻7 का स्क्वायर 14 और 0.1 का स्क्वायर, बाकी 2 और ये सब जो हमने किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से निपटा देते हैं, आज की क्लास खत्म करते हैं। चलिए ये भी थोड़ा बहुत जो अभी क्वेश्चन किया ना वैसा ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पे भी एक कैपेसिटर दे रखा है, कैपेसिटर मतलब वही 2 शीट दे रखी है, एक पॉजिटिव चार्ज की और एक नेगेटिव चार्ज की, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, देखो मैं सॉल्व यही थोड़ा सा कर देता हूँ, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये वेलोसिटी ये एंटर किया है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन एंटर किया यहाँ पे, एन इलेक्ट्रिक फील्ड E is set up between the 2 parallel plate of a capacitor as shown in figure. An electron enter the field symmetrically between the plate. अब देखो इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो क्या होगा, तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ आपको कि देखो इस डायरेक्शन पे तो अभी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की डायरेक्शन में है, तो ऊपर की तरफ इस पे फोर्स लगेगा क्यों, तो ऊपर तो इस पे फोर्स लग रहा है और फोर्स की वजह से इस पे एक एक्सेलरेशन भी होगा ऊपर की तरफ, कितना, क्यू ई बाय एम, ठीक है, क्यू ई बाय एम इसके पास ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन होगा, बट इस डायरेक्शन में इसका मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म कांस्टेंट, इसकी जो v नॉट स्पीड है ना जो स्टार्टिंग में दे रखी है वही स्पीड रहेगी, x डायरेक्शन में स्पीड हमेशा v नॉट रहेगी, यानी जब ये बाहर निकलेगा इसमें से इस डायरेक्शन में तो इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, v नॉट, बट क्या इस डायरेक्शन में भी इसकी वेलोसिटी v कुछ रहेगी क्या, देखो इनिशियली इस डायरेक्शन में y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी थी, y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी 0 थी, बट अब इसकी कुछ y डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, कितनी होगी, तो v इक्वल्स टू u प्लस ए टी लगा देते हैं यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, v निकालना है, u 0 था, a q e बाय m और t मान लो t टाइम जो भी लगा होगा, ठीक है, मुझे नहीं पता, ठीक है, t टाइम कितना है, अच्छा t टाइम निकाल सकता हूँ, देखो t टाइम कितना होगा यहाँ से यहाँ पहुँचने में, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है l, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है l, और यहाँ से यहाँ स्पीड कितनी है v नॉट, लास्ट टाइम भी गया था ना, तो x डायरेक्शन में तो हम डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम लगा सकते हैं, तो L इक्वल्स टू स्पीड v नॉट इंटू टाइम t, तो t की वैल्यू क्या होगी, L अपॉन v नॉट, तो यहाँ पे t की जगह डाल देता हूँ L अपॉन v नॉट, तो v कितना आ जाएगा मेरे पास, क्यू ई अपॉन एम L अपॉन v नॉट, तो जब ये बाहर निकलेगा ना इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी ये होगी कितना, क्यू ई L अपॉन एम v नॉट, ये वेलोसिटी होगी इसकी, ठीक है। थोड़ा डार्क पेन ले लेता हूँ थोड़ा ढंग से लिखो, तो इस डायरेक्शन में तो इसकी वेलोसिटी ये हो गई कितना, वी वाई कितना हो गया, ऊपर की तरफ तो वी वाई हो गया क्यू ई एल अपॉन एम अपॉन वी नॉट, ठीक है ये, और इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट ही है। अब पूछ क्या रहा है आपको कि जब ये बाहर निकलेगा ना तो बताओ ये कितना एंगल बनाएगा, ये जो एंगल बनाएगा ना, अभी निकलते हुए देखो इसका मोशन कैसा है, ऐसे ऐसे, क्यों इधर तो एक कांस्टेंट है ऊपर, तो ऐसे ऐसे करते हुए धीरे धीरे ऊपर जाएगा और यहाँ पे बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलने पे कितना एंगल से बाहर निकलेगा वो निकालना है, तो सिंपल ये आपको पता है टेन थीटा में लगा दूंगा, देखो ये वाला कंपोनेंट और ये इन दोनों का डिवीजन, देखो ये थीटा है, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, वी वाई अपॉन वी एक्स, मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल ये अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर तो क्या है वी वाई और बेस क्या है वी एक्स, ठीक है, वी वाई अपॉन वी एक्स, अब वी वाई कितना है, क्यू ई एल अपॉन एम वी नॉट, और वी एक्स कितना है, वी एक्स है वी नॉट, तो मेरे पास टेन थीटा कितना आ गया, टेन थीटा आ गया क्यू ई एल अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर, तो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स क्यू ई एल अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर। देखो ये क्वेश्चंस एक जैसे हैं और बार बार मैं कुछ नई नई चीज़ें आपको बता रहा हूँ, तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस लेक्चर से, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर। तो ये लेक्चर क्योंकि जनरली स्कूल्स में टीचर्स इतना थोड़ा ध्यान नहीं देते तो अपना छूट जाता है, ठीक है, मैं अब ये मिटा देता हूँ। तो आंसर क्या हो गया, देखो यहाँ पे देखो टेन इनवर्स क्यू मतलब इलेक्ट्रॉन था तो क्यू की जगह ई डाल देंगे, ई ई एल
EEL अपॉन MV0 स्क्वायर, ठीक है, tan इनवर्स वही किया है यहाँ पे। क्लियर? चलो मिटा देते हैं इसको। तो पहले तो लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, आ जाता है लास्ट क्वेश्चन। चलो अब लास्ट क्वेश्चन बड़ा इजी है, ठीक है, यहीं पे ये भी मैं यहीं सॉल्व कर रहा हूँ, देखो। और मैं शॉर्टकट में, आप पढ़ लेना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है क्वेश्चन, क्योंकि मैं हर साल पढ़ाता ही हूँ। तो यहाँ पे एक पेंडुलम है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये पेंडुलम जिसने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है, m मास का पेंडुलम है, इस पे हमको पता है कि नीचे की तरफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g लगती है। तो आपको पता है कि ये जब ऑसिलेट करता है तो इसका कुछ टाइम पीरियड होता है, और कितना टाइम पीरियड होता है तो याद होगा 2π√L/g। इसकी लेंथ कितनी है, L है, और g ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लग रहा है क्योंकि नीचे की तरफ। अब अगर मान लो इस पर g नहीं लगे, कुछ और इसका नेट फोर्स नीचे की तरफ कुछ और आ जाए, तो g की जगह वो डाल देंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि ये तो है ही, और यहाँ पे क्या इसके पास कुछ चार्ज भी दे रखा है, इस पेंडुलम के पास कुछ चार्ज दे दिया है। अब इसके पास चार्ज क्यों है, अब क्यों है, और साथ में एक और चीज दे दी यहाँ पे कि ऊपर की डायरेक्शन में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है ऊपर की तरफ। अब इसमें पॉजिटिव चार्ज है, क्यों, ऊपर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आप बताओ क्या इसमें ऊपर की तरफ एक फोर्स भी लगेगा क्या, QE लगेगा। अब जब ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा तो ऊपर की तरफ एक और एक्सीलरेशन आ जाएगा, क्या, कितना आ जाएगा, QE/m, ये आ जाएगा। देखो इधर बना रहा हूं मैं, ये पेंडुलम था, नीचे की तरफ पहले लग रहा था, चलो नेट फोर्स बताओ पहले तो इस पर कितना लग रहा है। नीचे की तरफ तो लग रहा है mg, ऊपर की तरफ कितना लग रहा होगा, QE, ठीक है, कितना लग रहा होगा। तो नेट फोर्स कितना होगा नीचे की तरफ जो आएगा फाइनली, वो कितना हो जाएगा, mg - QE। ये समझ में आया क्या, mg - QE, ये हो गया नेट फोर्स इस पर। तो नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, अब g नहीं होगा, पहले g क्यों आता था, सिर्फ एक ही फोर्स लगता था mg, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, फोर्स कितना है mg, और मास भी m है तो g लगता था। अब फोर्स ये नहीं लग रहा, अब F नेट कितना लग रहा है, F नेट लग रहा है, F नेट कितना लग रहा है, मैं वापस लिख रहा हूँ, F नेट लग रहा है mg - QE, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन होगा आपका, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ, एक्सेलरेशन कितना होगा, mg - QE अपॉन m, ठीक है, ये एक्सेलरेशन आ गया। अब ये एक्सेलरेशन आ गया तो बस इस g की जगह ये वाला एक्सेलरेशन पुट कर दो, उतना ही टाइम पीरियड होगा। आपसे टाइम पीरियड ही पूछ रहा था इस क्वेश्चन में, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2π√L अपॉन mg - QE अपॉन, ठीक है। हो सकता है कि आपका ये m से इसको देखो डिवाइड करेंगे तो एक m कट भी जाएगा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, t = 2π√L अपॉन, इस m से m ये डिवाइड हो गया तो g - QE अपॉन m, ठीक है, ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज सॉल्व हो गई है, ठीक है। मैं अब इसको रब कर देता हूँ, जो एग्जाम्पल्स जितने करने थे मैंने आपको सारे एग्जाम्पल्स बता दिए। अब आपका काम क्या है, अब आपका काम ये है कि इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद सॉल्व करना है। देखो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको सॉल्व क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ, वैसे तो इसमें जो ये वाले क्वेश्चन भी अनसॉल्व भी सॉल्व ही है, बट रिपीटिशन मिल जाएगा, जो अभी हमने किया ना वो सारी चीज़ रिपीटिशन मिलेगी, तो फिर मैं वही क्वेश्चन कराने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ये देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, नोट डाउन कर लें। ये सेकंड क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, थोड़ा सा राइट साइड में थोड़ा सा कम है, जिनके पास बुक्स है उनके पास तो बहुत अच्छा है, बट आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से 4 क्वेश्चन आप यहाँ से रिपीट कर लें, और ये 5वां 6वां और 7वां ये तीनों क्वेश्चन भी आप रिपीट कर लें, कॉपी कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब ये 7 क्वेश्चन आपको करना है। अगर इन केस ये भी नहीं आ रहे हैं तो सिंपल सी चीज़ है, आपको कमेंट सेक्शन में डालना है। देखो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स डालें, आप मुझसे पर्सनली पूछते हैं तो मैं कई बार प्रॉब्लम्स नहीं बता पाता हूँ। अब जो भी प्रॉब्लम्स है ना कमेंट सेक्शन में डालो, वो सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि मैं उसके लिए जब फाइनली जब मैं एक लास्ट में एक वीडियो जितनी भी प्रॉब्लम्स का वो लाऊंगा, एक तो सब बच्चों की हेल्प हो जाती है, दूसरा क्या होता है कि मेरे को अलग से जब आप मेरे को व्हाट्सएप करते हो और प्रॉब्लम पूछते हो तो उसमें मेरे को दिक्कत होती है कि उसको नोट डाउन करूँ और फिर उसको छाप के आपको दे दूँ।
आधे बच्चों को समझ में भी नहीं आता है। इससे अच्छा जब मैं ऐसे लिखते हुए बोलूँगा तो फिर भी समझ में आएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और उसमें हम शायद सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे। ये भी अच्छा लेक्चर है। तो अभी तक जितने भी लेक्चर्स हैं उनमें से ये वाला सबसे बेस्ट लेक्चर था, और अच्छे क्वेश्चंस थे। और ये वाला सुपर पोजिशन आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, तो ये भी अच्छा लेक्चर है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।